अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ रहे हैं और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में हमने स्टार्ट किया था मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। मेजर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो हमने पढ़ा। उसके बाद जो उस पीरियड में, उस एरा में जो एक अपोजिशन पार्टी थी, बड़ी डोमिनेंट पार्टी थी, वो थी बीजेएस, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ हमें इसी का पढ़ना है आज, हिस्ट्री ऑफ भारतीय जनसंघ एंड इट्स एजेंडा। तो शुरू करते हैं। भारतीय जनसंघ का जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके फाउंडर जो रहे हैं, भारतीय जनसंघ वाज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951। क्योंकि इससे पहले जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बैरिस्टर की हैसियत से भी रहे हैं। he was a barrister, he was an academician, and then after he was the founder of Bharatiya Janasangha and a minister in the first Nehru's cabinet. जब नेहरू की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो स्टील इंडस्ट्री के मिनिस्टर रहे हैं, स्टील्स एंड सप्लाईज वगैरह के वो मिनिस्टर रहे हैं नेहरू के पीरियड में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में, नेहरू के बीच में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच में क्लैश खड़ा हुआ। क्लैश इसलिए हुआ क्योंकि उन्हीं दिनों 47 में कश्मीर एक्सेशन हुआ था और उस एक्सेशन में कुछ ऑटोनॉमी कश्मीर को दी गई थी जो कि इन्हें सही नहीं लगी। Nehru opposed, in the first Nehru's cabinet he was arrested while opposing India's autonomy to Kashmir and he died during detention. याद रखिएगा, इसने अपोजिशन की, वो जो पैक्ट उन्होंने साइन किया था लियाकत अली खान के साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें जो ऑटोनॉमी वगैरह कश्मीर को दी गई थी, उसी को लेके इनके बीच में क्लैश हुआ और उन्होंने देन ही रिजाइनेड फ्रॉम हिज मिनिस्ट्री, उन्होंने रिजाइन कर लिया और उसके बाद ही फॉर्मड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी नोन एज भारतीय जनसंघ इन 1951। अब जो ये भारतीय जनसंघ जो थी, जो कि 1951 में बनी, आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद, एक्चुअली दिस पार्टी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू आरएसएस and Hindu Mahasabha. RSS, the full form of RSS is Rashtriya Swayam Sevak Sangh. That was founded in 1925 and then after Hindu Mahasabha it was founded in 1915. It was a Hindu nationalist political party of India. तो चूंकि भारतीय जनसंघ it traces its origin from RSS and Hindu Mahasabha. याद रखिएगा, भारतीय जनसंघ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके फाउंडर रहे हैं, जो कि जिसने रूट्स अपने, जिसकी जो शाखें हैं वो कहाँ से, जो इसकी जड़ें हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी से थी, आरएसएस से थी और हिंदू महासभा से थी। उसके बाद जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो डिटेंशन में ही, हालांकि क्लैश जब इनको हुआ तो उसके बाद वो डिटेंशन में ही वहां पे उनकी मौत हो गई 1953 में। पहले चुनाव में तो चूंकि खुद ये जिंदा ही थे उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए इन 1952, when first general elections were held in 1952, that time he was alive. He contested election on his party and that time this political party Bharatiya Janasangha, it got 3 seats in Lok Sabha general elections. इस पॉलिटिकल पार्टी को पहले ही, हालांकि नई पॉलिटिकल पार्टी थी, 51 में बनी और 52 में चुनाव हुए। 51 एंडिंग नवंबर से लेके फिर फेब 2052 तक चुनाव होते हैं और उसमें इतने ही कम कलील मुद्दत में, कम वक्फे में इसको 3 सीटें लोकसभा में मिलती हैं। देन आफ्टर इन 1953 the founder of this Bharatiya Janasangha, Shama Prasad Mukherjee, he died during detention. And then after in 1957, in second general elections, this party got 4 seats. And in third general elections in 1962, this party got 14 seats in Lok Sabha. तो दिन ब दिन इस पार्टी की जो
इसके जो रूट्स थे वो और ज्यादा मजबूत होने लगे थे। बट उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसको सपोर्ट मिला था आरएसएस और हिंदू महासभा से, जिसके रूट्स इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से जुड़े हुए थे, तो 1977 में क्या हो जाता है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पहली बार कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पे उसको झटका लगता है और नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी पहली बार 1977 में लोकसभा में अपनी साख्त मजबूत करके यहाँ पे पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनती है बाय जनता पार्टी इन 1971। इन द होल पीरियड ऑफ द कांग्रेस, जब हम बात करते हैं 47 से लेके 77 तक, कांग्रेस रिमेन्ड डोमिनेंट सिंस 1947 टिल 1977, इतने सालों तक। And in 1977, this was the period, this was the year when Congress defeated ruthlessly and a new political party, emerged, Janata Party, who won elections first time, and that time non-Congress, party was leading and formed government at center. तो उसमें क्या, यहाँ पे अभी मैं बात करती भारतीय जनसंघ की, फिर 1977 में चूंकि जनता पार्टी जो थी वो खाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि वो एक अलायंस थी, और उस अलायंस का हिस्सा बनी भारतीय जनसंघ। यानी भारतीय जनसंघ इन 1977 इट मर्ज्ड विद जनता पार्टी, इट मर्ज्ड विद जनता पार्टी इन 1977। तो इसका जो पीरियड था 51 से लेके 77 तक ही था। हालांकि उसके बाद 77 के बाद क्या हो जाता है, ये पार्टी जनता पार्टी भी 2-2.5 साल तक की ज्यादा से ज्यादा हुकूमत बना पाती है। उसके बाद फिर से सेंटर में कांग्रेस आ जाती है, और उसके बाद 80s में जो ये भारतीय जनसंघ था ये भी अलग निकला, और भी कुछ इसके साथ जो अपने इसके लेफ्ट के ग्रुप्स थे वो उसके साथ मर्ज हुए, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वजूद में लाया। बात समझ रहे आप। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी जो आजकल लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो दिस भारतीय जनता पार्टी, दिस पार्टी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू बीजेएस, भारतीय जनसंघ, जिस तरह से बीजेएस ट्रेसेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम आरएसएस एंड हिंदू महासभा। तो इस तरह से पहले, दूसरे या तीसरे चुनाव में इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज रियली रिमार्केबल। तो इसके पीछे व्हाट वाज द काज ऑफ देयर विक्ट्री, तो इसके पीछे क्या काज था, इनकी जो विक्ट्री थी उसके पीछे क्या काज था। हालांकि नई ही पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई थी, एक्चुअली इट्स सपोर्ट बेस सेंटर्ड अराउंड द अर्बन एरियाज ऑफ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। यहाँ पे जो अर्बन एरियाज थे, शहरी इलाके, जैसे कि हम एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, या महाराष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में आरएसएस का रूल था ही पहले से, हिंदू महासभा का यूपी वगैरह में था। तो इस तरह से इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सपोर्ट इन स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला, चाहे वो मध्य प्रदेश थी, चाहे राजस्थान थी, चाहे दिल्ली थी, यूपी या महाराष्ट्र। इन स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, इन्होंने भरपूर मदद दी भारतीय जनसंघ को इन तीनों चुनाव में। इनकी जो ये विक्ट्री थी उसके पीछे यही स्टेट्स थी जहां पे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनकी साख्त बड़ी मजबूत थी। और दूसरी एक बात जो है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इसके जो इनिशियल लीडर्स थे वो कौन कौन थे। पार्टीज इनिशियल लीडर्स इंक्लूडेड, सबसे पहले जो फाउंडर थे इसके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देन देयर इज दीन दयाल उपाध्याय, and there is Balraj Madhok. They were the main supporters, they were the initial leaders of भारतीय जनसंघ। और मैंने अभी जो बात की, आजकल की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी हमारी, चाहे 2014 के जो चुनाव थे उसकी जो मैसिव विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की, या कि रिसेंटली जो 2019 में चुनाव हुए उसमें जो इनकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की, एक्चुअली दिस पॉलिटिकल पार्टी traces its roots from this भारतीय जनसंघ।
तो उसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे मैंने अभी कहा 51 से 77 तक ही इनका सफर था, उसके बाद ये मर्ज हो गई थी जनता पार्टी में। उसके बाद जनता पार्टी में स्प्लिट हुआ, जनता पार्टी में जब स्प्लिट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो रूट्स है वो भारतीय जनसंघ में पाए जाते हैं, तो इसका सफर 77 तक ही था। उसके बाद जो है अकेले सफर जो इसने गुजारा था, उसके बाद तो ये मर्ज जब किसके साथ हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि इस पार्टी के जो यहाँ पे इसका जो मैनिफेस्टो था, इसका जो एजेंडा था, इन्हीं का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा रही है, और उसके साथ वो कुछ और भी वहां पे पॉलिसीज या प्रोग्राम्स या मैनिफेस्टो में और भी कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं। लेकिन आइडिया या एजेंडा जो था वो पहले से भारतीय जनसंघ का जो था वही उसी को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा रही है। तो एजेंडा क्या था इस पॉलिटिकल पार्टी का? सबसे पहले इट फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन्होंने ज्यादा ध्यान किस पे दिया? आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन। एक मुल्क और इसमें एक ही कल्चर होना चाहिए और ये एक ही नेशन हो। क्योंकि हम यहाँ सेक्युलरिज्म को अपनाया है, हिंदुस्तान ने सेक्युलर कंट्री को अपनाया है, जिसमें क्या है कि जिसमें डिफरेंट कल्चर्स भी है, और हमें थ्रू दिस राइट एवरी माइनॉरिटी, इनफैक्ट एवरी रिलीजन, every state they have a right to preserve their culture. But so far as the agenda of Bharatiya Janasangha was concerned, this party focused on the idea of one country, one culture and one nation. जैसे हिंदुवता, ये इसको ज्यादा आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, हिंदुवता, हिंदू रूल्स, तो उस चीज को ये आगे ले जाना चाहते हैं। It believed that the nation could become strong and progressive only by following ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इनका मानना था कि हिंदुस्तान तभी तरक्की कर सकता है, तभी एक स्ट्रॉन्ग देश बन सकता है, मजबूत देश बन सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम हिंदू कल्चर को, इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशंस को आगे ले जाएं, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस को आगे ले जाके हम तरक्की कर सकते हैं और इस देश को मजबूत बना सकते हैं। And the third one is the party led the agitation to replace English with Hindi as the official language. जब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसमें जो स्टेट्स बनी, स्टेट्स वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उसके साथ साथ ही 56 में उसमें ही ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे इतनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ही हिंदी, इंग्लिश और कुछ रीजनल जो लैंग्वेजेस थी 22 पहले थी, उसके बाद फिर बढ़ा दी गई, तो उनको दर्जा दिया गया। लेकिन ये जो थे यहाँ पे, इन्होंने इंग्लिश को, इन्होंने कहा कि नहीं, इंग्लिश जो है उसको रिप्लेस कर दो, उसके बदले हिंदी आप नेशनल लैंग्वेज रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज रखिए, ना कि इंग्लिश। तो इन्होंने बड़ा इसमें एजुटेशन तमाम स्टेट्स में शुरू कर दी कि नहीं, इंग्लिश शुड बी रिप्लेस्ड विद हिंदी। लेकिन फिर धीरे धीरे उस चीज को संभाला गया और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। ना ही हिंदी को हटाया गया और ना ही इंग्लिश को हटाया गया, लेकिन इन्होंने ध्यान दिया था कि हिंदुस्तान में ज्यादा क्या बोली जाए, बस हिंदी बोली जाए। हिंदुस्तान जो है यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हो, और यहाँ पे जो रूल्स वगैरह जो हो वो हिंदुवता के अकॉर्डिंगली हो। It was opposed to grant of any concessions to cultural and religious minorities. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये इन्होंने बड़ी अपोजिशन की इस मामले में कि जो भी माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, चाहे हम मुस्लिम्स की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, सिख्स की बात करें, तो यहाँ पे किसी किस्म की इनको कोई यहाँ पे ग्रांट नहीं मिलना चाहिए, कोई कंसेशन कल्चर की बुनियाद पे या रिलीजन की बुनियाद पे माइनॉरिटीज को कोई स्पेशल ग्रांट नहीं मिलना चाहिए। Then there is another one, the party believed in nuclearism and wanted India to develop nuclear weapons after China tested nuclear bomb in 1964. क्योंकि चाइना जो है 1964 में इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और पूरी दुनिया में 1964 में चाइना एक न्यूक्लियर पावर बना
और हिंदुस्तान में जो ये भारतीय जनसंघ थी, ये भी चाहते थे कि हम आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम भी न्यूक्लियर पावर बन जाएं। और उसके साथ साथ ही इन्होंने बड़ी कोशिश की इसमें कि हम भी न्यूक्लियर पावर बने, और इनका ख्वाब जो है वो पूरा हुआ 1998 में। पोखरान टेस्ट राजस्थान जब हुए थे उस वक्त 98 में फिर हिंदुस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट बनी थी। तो ये इनका एजेंडा था, और इनके जो एजेंडा के कुछ प्रिंसिपल्स थे वो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते गए, और अब इनको पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कुछ पूरे हो भी रहे हैं और कुछ पूरे हुए भी हैं, और जो अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन मेहनत कर रही है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।